संजय राउत जी ने कहा था कि जिनकी आत्माएं मर जाती हैं वो मृत समान होते हैं, जो पीठ में छुरा भोंक कर भाग जाते हैं उनका कोई हमारे लिए महत्व तो नहीं होता, तो जब वो आएंगे तो मृत समान होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि यदि आप अपने पिताश्री का नाम उपयोग में लाइए तो अच्छा होगा। हमारे पिताश्री का नाम नहीं, बाप एक वर्ड है मुंबई के चलन में, बाप, पिताजी, डैडी, ये डैडी मैं बता रहा हूँ, डैडी, पापा, बाप, ये सब चल जाता है। उनकी भावना समझिए, सब जानते हैं, भाषा पे सब आज तक देखते हैं, सब हल्ला बोल देखते हैं, सब चित्राजी का प्रोग्राम देखते हैं। एवरीवन नोज क्या सच है। बाप तक पहुंचे थे, बोल पाता। बाप मतलब पिताजी, बाप तक पहुंचा, पितरी से बाप पे। अगर अपने पिताश्री का नाम लीजिए, कितना अच्छा रहता। अपने मैं ले रहा हूं, मैं उपयोग में ला रहा हूं, अपने पिताश्री का नाम कह रहे हो इमोशनल कार्ड, मेरे पिताश्री का मत लाइए, याद कर रहे हो। और जब आप कहते थे नहीं जी 2.5 साल तीसरा संजय राउत साहब पिछले 20 साल से राज्यसभा में हैं और राज्यसभा में पार्टी का कर्तव्य, हमारे पार्टी का कर्तव्य है किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है। हमें लगा कि संजय राउत ऐसे हैं, हमने उनको भेजा है। ठीक है, आप कैसे तय करेंगे अब कौन सी पार्टी किसको किस रूप में कहां भेजती है उस पर नहीं जाते हुए जो मेन टॉपिक है उसी पर आते हुए सीधे मैं आपके पास आलोक शर्मा जी, देखिए मुद्दा गंभीर है, ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर ईडी को फ्री हैंड नहीं दिया गया जांच के लिए तो ये जो करोड़ों करोड़ों का घोटाला है इसका सच कैसे सामने आएगा। और कोई पार्टी खुद ही अपने नेता की जांच करके खुद ही तो सच देश के सामने रखेगी नहीं, उसके लिए जांच एजेंसियों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन्हीं को आगे बढ़ाना होगा। तो अगर ईडी जांच कर रही है तो उसको लेकर इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछे जाते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ईडी की पावर्स को बढ़ाने का काम भी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में ही यूपीए सरकार ने किया। हम ईडी की जांच या ईडी की पावर्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं कि वो कम की जाए ज्यादा की जाए। इंटेरोगेशन के टाइम पर ईडी को जिस तरह के अरेस्ट करने के पावर्स जो दिए गए थे वो यूपीए 2 में दिए गए थे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। हम केवल ये पूछना चाहते हैं कि ईडी एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रही है। ईडी 240 में से मात्र एक केस का निर्णय क्यों कर पा रही है। सैकड़ों करोड़ रुपए ईडी की तनख्वाहों पर जा रहे हैं, वो पैसा किसका है। नारदा, शारदा, सृजन घोटाला। अभी एक जेडीयू के प्रवक्ता महोदय बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। 2015 के मोदी साहब के भाषण सुन लीजिए। मोदी साहब ने तनख्वाह की बात कर रहे हो, अरे सुनिए ना जरा, 99,000 करोड़ रुपए की जो बात कर रहे हैं आप, थोड़ा सा पढ़या करें इस चीज को। एक भी प्रॉपर्टी कुर्की नहीं हुई, केवल अटैच हुई है। केस खत्म होगा उसके बाद उन प्रॉपर्टीज के ऊपर निर्णय होगा। अनारगल है इसके बाद, अरे भाई रुकिए ना जरा, शांत रहिए, बता कुछ है नहीं, शांत रहिए। दूसरी चीज हम ये कहना चाहते हैं कि जो अभी बीजेपी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि काला धन खत्म होगा, ये होगा। अरे भाई स्विस बैंक में मोदी जी के आने के बाद हो गया, इसी एरोगेंसी की वजह से दो स्टेट्स में रह गए। अरे भाई रुकिए ना जरा यार, आपको टीवी पे बैठने का मौका मिल जाता है तो आप कुछ भी आराम से, ठीक है, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी। आलोक शर्मा जी, 1034 करोड़ का घोटाला है, बिल्कुल पर्सनल अटैक मत करिए। घोटाला सच कैसे सामने आएगा। नहीं है, अरे मैम मैं तो कह रहा हूं कि सारे घोटालों की जांच करो ना। एबीजे शिपयार्ड 32,000 करोड़ का घोटाला, एक आदमी का, जो बीच में 2 लोग बोल रहे हैं, एक आदमी का नाम बता दें। सोनिया जी की बताइए। अरे भाई फिर सोनिया जी करेंगे। भाई सोनिया जी देश छोड़ के चली गई। सत्याग्रह था सोनिया जी ने, जब ईडी ने बुलाया, सोनिया जी ने, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे, नहीं कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा, मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। ठीक है, बीच में बोलेगा तो पर्सनल भी बोलूंगा, नहीं बोल सकता हूँ, नहीं बोलेंगे प्लीज संजीव जी, प्लीज बोलने दीजिए प्लीज। नोटबंदी से बड़ा कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मुझे याद है अहमदाबाद के स्टूडियो में लाखों करोड़, हजारों करोड़ रुपए के एक व्यक्ति पकड़े गए थे। कहां चला गया वो व्यक्ति, किसी को नहीं पता है। 16 लाख करोड़ रुपया ब्लैक घर में बैठ के बनाते हैं सारे फिगर। आज 32 लाख करोड़ है, या आरबीआई का आंकड़ा है, मेरा नहीं। तो आप जो समझ लीजिए कि बीजेपी और बीजेपी के लीडर्स और सपोर्टर्स जो कहते हैं, समझ लीजिए उसका उल्टा देश के अंदर चल रहा है। हम यही कह रहे हैं कि ईडी के पास पावर्स कांग्रेस ने दी, ईडी का गठन कांग्रेस ने किया, लेकिन दुरुपयोग बीजेपी केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को करने के लिए कर रही है। और किसी मीडिया चैनल की हिम्मत नहीं है कि 1 महीना हो गया महाराष्ट्र को कैबिनेट नहीं मिली, ईडी का दबाव है वहां पर भी। एक शो इस पर भी किया जाए, एक शो इस पर भी किया जाए कि सैकड़ों लोग गुजरात के अंदर जिस तरह से कच्ची दारू से मरे हैं, उसका पैसा किस किस ने खाया है, इस पर भी ईडी जांच कर ले। लेकिन कहीं कुछ नहीं होगा। केवल विरोधियों को कैसे दबाया जाए, कैसे उनको, उनके सरकारें गिराई जाएं, ईडी का दुरुपयोग है।
और उसके लिए हम पूरी तरह से। चलिए जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा, लेकिन एनसीपी के नेता बहुत देर से अपनी बातें रखना चाह रहे थे। सर, आपकी टिप्पणी जल्दी से हो जाए। सूरज चौहान जी, पूरे मामले में जांच होने दीजिए, जांच होगा तभी तो सच सामने आएगा। जांच से पहले विरोधी दल के नेता क्यों भागने लगते हैं? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब से चर्चा में शामिल हुए तब से बोल रहे ईडी एक स्वायत्त संस्था है, उसको इंडिपेंडेंट है जी। मेरा सवाल यह है कि किरीट सोमैया जब बोलते हैं कल एक विपक्ष के नेता को अरेस्ट होगा, दूसरे दिन ईडी अरेस्ट करती है। मैं आज का ही आपको एक उदाहरण देता हूं। किरीट सोमैया ने पहले ट्वीट किया है कि संजय राउत को आज अरेस्ट करेंगे और बाद में ईडी की तरफ से ट्वीट आया है, ईडी की तरफ से स्पष्टीकरण है। तो ईडी स्वायत्त संस्था कैसे हो गई? ईडी किसके इशारे पे चल रहे? ये दुनिया मतलब अपने देश को बताने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि करप्शन फ्री देश को आपको, दूसरी बात करप्शन फ्री देश आपको करना है, तो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा करप्शन हुआ है और स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा इस 10 साल में गया है। फिर करप्शन फ्री की बात आप कैसे कर रहे हो? कैसे ईडी को स्वायत्त संस्था बोल रहे हो? आप खाली विपक्ष को जवाब के माध्यम से दबाने का काम कर रहे हो। आपका ये जो प्रयास है, जवाब दे देता हूँ, करने का प्रयास है, वो गलत है। पहली बात तो ये है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की हर जगह सरकार नहीं है। जिस तरह से पिछले 2.5 साल में महाराष्ट्र में जिस तरह से लूट खसोट आपने किया, उसकी आज सफाई चल रही है, सफाई हो रही है। इसलिए संजय राउत जी वहां पर आज जो है हिरासत में लिए गए, हिरासत में लिए गए हैं। जो आप लोगों ने करप्शन किया है वो पूरे प्रदेश को मालूम है, प्रदेश की जनता को मालूम है। आप लोगों ने प्रदेश की जनता की चिंता बिना किए हुए टैक्स पेयर्स का पैसा लूटा है। आप लोगों ने हर तरह का ऐसा करप्शन किया है जो करप्शन प्रदेश के कभी देखा नहीं था, लेकिन आज वो कम हो रहा है, आज वो खत्म हो रहा है। हम उसकी दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दूं किस वजह से जाती है ईडी, सुनिए किस वजह से ईडी जाती है। ईडी के पास एविडेंस होते हैं, ईडी के पास दस्तावेज होते हैं। ईडी कहने से नहीं जाती, ईडी के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एविडेंस होते हैं, दस्तावेज होते हैं। और जिसके बारे में दस्तावेज होंगे, अगर आपके बारे में होंगे तो आपके खिलाफ भी जाएगी, आपके पार्टी के खिलाफ भी होंगे उसके भी जाएगी, हमारे पास भी होंगे तो हमारे पास भी जाएगी। लेकिन उसको किसी और चीज से नहीं, उसको कोई इशारा नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। सूरज जी, आपकी बात समझ में नहीं आएगी, जरा उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। लेकिन टाइमिंग तो बड़ा महत्व होता है ना जफर इस्लाम साहब। एक तरफ तो महाराष्ट्र की सरकार गई उद्धव ठाकरे वाली, उसके बाद संजय राउत के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गए और फिर उनको हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तो टाइमिंग का तो महत्व होता है ना बहुत ज्यादा, और उस टाइमिंग के पीछे कौन है? देखिए चित्रा जी, टाइमिंग के पीछे वो दस्तावेज है जो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन के बाद मिले हैं। अगर वो समन में पहले चले जाते तो शायद वो खुद अपने आप को वहां पर जाके बोलते ये सब होना, और ये सब नहीं होता। लेकिन वो नहीं गए, बार बार अवॉइड कर रहे हैं और एविडेंस है और दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जो महिला है, जो जिनके पास सारे सबूत हैं, उनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, केस वापस लेने के दबाव डाल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। ऐसे में आप खुद सोच सकते हैं कि क्या ये सही तरीका था उनका? और अगर ईडी उनके घर पहुंची तो क्या ईडी को ये नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। ईडी को इसी काम के लिए रखा गया है। देश की आपके जो यूपीए 2 के बता रहे हैं, यूपीए 2 ने जो भी पावर दिए थे इसलिए दिए थे कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ काम होना चाहिए। लेकिन आप लोग हस्तक्षेप करते थे, आपने सारे पैसे बटोर लिए, लेकिन कभी ईडी को कभी काम करने का मौका नहीं दिया। आज ईडी इंडिपेंडेंट बॉडी है। मुझे लग रहा है आलोक जी को इस पर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये आरोप लगाए थे। ठीक है, आनंद दुबे जी आ रही हूँ एक बार। आलोक शर्मा जी, उन्होंने कहा कि इसको बनाया तो कांग्रेस ने, दुरुपयोग बीजेपी कर रही है। वो कह रहे हैं आप लोगों ने ईडी को कभी काम ही नहीं करने दिया, तो कम से कम स्वतंत्र होकर आज काम कर रही है ईडी। आलोक शर्मा जी, अगर वो स्वतंत्र होकर सही काम कर रही होती तो 240 में से मात्र एक केस का निर्णय क्यों आ रहा है? सीधा सवाल है। मैं पूछ रहा हूं दूसरा सवाल, जिस समय पर किसान आंदोलन चल रहा था, निर्णय कोर्ट देता है भाई, के नोटिस, अरे सुनिए ना, नहीं देती, सुनिए ना जरा। ईडी तो दस्तावेजों पर काम कर रही है, घंटे से सुन रहे हैं। आप बताइए, आप बार-बार क्यों बोल रहे हैं? अरे भाई सुनिए ना, ईडी स्वायत्त कोर्ट में उस पर बात कीजिए ना, कोर्ट में जजमेंट होता है ना। मुझे केवल ये बता दीजिए, ईडी स्वायत्त कैसे है? सीधा सवाल मेरा आपसे, आप तो सांसद रह चुके हैं। तनख्वाहें कौन देता है ईडी की?
ईडी का ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन इसको कंट्रोल करता है? अच्छा, जीएस जो आईएएस होता है ज्वाइंट सेक्रेटरी, वो किस मिनिस्ट्री का होता है? मैं जवाब दे दूं? बताइए ना जरा। 3 सीधे सवाल है मेरे। उससे क्या होता है? जो इनकम टैक्स नहीं, नहीं, मैं जवाब दे देता हूं ना। किसान आंदोलन के समय पर वो इनकम टैक्स के नोटिस कहां तक पहुंचे? 2 साल होने को आए, 1.5 साल, वो इनकम टैक्स के नोटिस कहां तक पहुंचे? जवाब देता हूं मैं सर। बताइए, स्वायत्त कैसे है ईडी? मैं जवाब देता हूं। देख, मैं जवाब देता हूं। स्वायत्त कैसे है? मैं जवाब देता हूं। ये पूरा अभी देश हाल का ही जो में हम सब ने 4 दिन पहले सुप्रीम सुन तो कोर्ट का लीजिए, ये फैसला देश भी का जो देखा संघीय था ढांचा है। आलोक जी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा और सारी देखिए देश के भीतर या लोकतंत्र के भीतर सारी संस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूरक है। जिस ईडी को लेकर आज आप क्वेश्चन कर रहे हैं आलोक शर्मा जी, वही ईडी आपने बनाई। अब आपने ईडी क्यों बनाई, ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना। आपका भी तो कुछ मकसद अच्छे होगा काम ही। करने के लिए बनाई थी ईडी, सरकारें गिनाने के लिए नहीं बनाई थी कांग्रेस।